हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं रिक्सिया के गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। समझेंगे कि जो रिक्सिया का गैमेटोफाइट होता है वो किस तरीके से दिखता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें क्या होती हैं। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक और सबसे पहले समझते हैं रिक्सिया के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में कि रिक्सिया को किस तरीके से प्लेस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि ये क्या है, किंगडम प्लांटी का मेंबर है, यानी इसके अंदर किंगडम के अंदर प्लांट्स को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो ये किसको, कौन से डिवीजन को बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा मार्केंशियोफाइटा। ठीक है, मार्केंशियोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करेगा। क्लास की बात करें तो हिपैटिकॉप्सिडा हो जाएगा। फैमिली की बात करें तो रिक्सिएसी हो जाएगा। जीनस कैसा होगा, रिक्सिया। और ऑर्डर की बात करें तो मार्केंटेल्स हो जाएगा। ये इसका क्या है, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो रिक्सिया होता है उसका जो गैमेटोफाइट है वो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, सो गैमेटोफाइट क्या होता है यहां पे अगर हम बात करें, गैमेटोफाइट फाइट इज प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम आपको रिक्सिया का गैमेटोफाइट ही देखने को मिलेगा। यानी अगर अगर आप कहीं पर ढूंढने निकलोगे तो सबसे ज्यादा आपको गैमेटोफाइट ही देखने को मिलेगा। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो गैमेटोफाइट है वो रिक्सिया का मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि इट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया। ध्यान रखना है गैमेटोफाइट क्या है, रिक्सिया का मेन प्लांट बॉडी होता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में या हर जगह आपको ये प्रीडोमिनेंटली देखने को मिल जाएगा, सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था जो गैमेटोफाइट होता है उसका जो बॉडी होता है उसको हम थैलस बोलते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट की जो बॉडी होती है, जो गैमेटोफाइट बन रहा है उसकी जो बॉडी है उसको, बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। तो ध्यान रखना है गैमेटोफाइट की बॉडी को थैलस बोला जाता है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये इस तरीके से जो डायग्राम देख रहे हो ये गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये रिक्सिया का क्या है, गैमेटोफाइट है, जिसको हम थैलस बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, गैमेटोफाइट, या इसी को आप थैलस बोलते हो। ठीक है, अब इस थैलस को ही आज हमें डिटेल करना है, इसके एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये जो आपका रिक्सिया है आप देखेंगे कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है, यानी मैक्सिमम अमाउंट में ये फैला हुआ है, बहुत जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम रिक्सिया की बात करें तो लगभग इसकी वर्ल्ड वाइड 138 स्पीसीज है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसकी आपको 138 स्पीसीज है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बहुत फैली हुई है, आसानी से आपको दिख जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिल जाएगा। अब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होता है उसको समझते हैं। आपने जैसे सपोज करो, ये आपने अर्थ देखा है तो ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि बीच में इक्वेटर होता है। ठीक है, ऊपर क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये वाला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके बीच में, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितना भी लैंड मास आता है, ये जो लैंड मास यहाँ पर आएगा, इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये जो रीजन होगा ये क्या है आपका, ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। और इस रीजन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक ज्यादा होता है, अच्छा खासा यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक है,
लेकिन वही हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन कम होता है, और ये ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाता है टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ह्यूमिड एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यानी यहाँ पर आपको ह्यूमिड एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो जनरली इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होगा, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, टेम्परेट रीजन्स हो गया, इनके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जनरली मैंने आपको बताया था कि ये जो रिक्सिया होते हैं ये कंप्लीट लैंड प्लांट नहीं है, इनको बेसिकली टोटली ग्रो करने के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यूजुअली ये उन जगहों पे पाए जाएंगे जो पानी के थोड़े आसपास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ऐसी जगह पर देखने को मिलेगा जहां पर जो सॉइल है वो डैम्प सॉइल है, मॉइस्ट होगा, उसके अलावा शेडी रॉक्स है, यानी जहां पे थोड़ी सी नमी है, या बोल सकते हैं जहां पे धूप ज्यादा नहीं आती है, उसके अलावा इन जगहों पर ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिक्सिया का एक स्पीसीज है जिसको हम बोल रहे हैं रिक्सिया फ्लूटेंस, ठीक है। ये रिक्सिया फ्लूटेंस की बात करें तो रिक्सिया फ्लूटेंस आपको स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर या फिर स्लोली रनिंग वाटर के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जो रिक्सिया फ्लूटेंस है वो क्या है, ये आपको स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, ठीक है, या तो स्टेगनेंट वाटर या फिर स्लोली रनिंग वाटर के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, किसी में डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अडल्ट गैमेटोफाइट के बारे में, यानी अब जो इसका मेन प्लांट बॉडी है, जो जिसके ऊपर आज हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन है, उसको डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक अडल्ट गैमेटोफाइट के बारे में, हम यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये अडल्ट गैमेटोफाइट का डायग्राम है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिक्सिया के अंदर जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो रिक्सिया है, रिक्सिया का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो आपका गैमेटोफाइट होता है। वो क्या होता है आपका गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, रिक्सिया का मेन प्लांट बॉडी होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स हैं, ठीक है, स्पोर्स का जब जर्मिनेशन होता है, ठीक है, जब स्पोर्स है, स्पोर्स के अंदर मैच्योरेशन होगा, अपना वो जर्मिनेशन करते हैं, तब ये जो स्पोर है ये किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, ये कन्वर्ट होंगे गैमेटोफाइट में, ठीक है, ये गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, स्पोर भी हैप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट भी आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, यानी जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट आपको बाहर से देखने में कैसे लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, गैमेटोफाइट का है, ठीक है। तो आपको देखने में लगेगा कि इसकी जो बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थैलस में क्या है, इसका जो मेन ब्रांचिंग आप देखेंगे तो इसके अंदर डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि यहां पर ये एक मेन स्टेम होगा और मेन स्टेम आगे जाके दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होगा, मेन स्टेम है वो जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो मेन स्टेम अगर जब दो पार्ट में जाके डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं डाइकोटोमस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाइकोटोमी या फिर डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसका थैलस होता है, आप देखेंगे थैलस इसका बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। कैसा है यहाँ पर थैलस, यहाँ पर आपको इसका स्मॉल देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, स्मॉल होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस ये आसानी से कर पाता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अभी हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा जो इसका थैलस है वो फ्लैट होता है, फ्लैशी होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, गूदेदार आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जमीन के ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जैसे ये जमीन है तो इसके ऊपर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। सो ग्राउंड में प्रोस्टेटली ये ग्रो करता है, ठीक है, चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो ब्रांचेस है उसके अंदर डाइकोटमी देखने को मिल जाता है। डाइकोटमी का मतलब क्या है, एक मेन ब्रांच आगे जाके इस तरीके से दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है, तो इसको हम डाइकोटमी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे रोस्टी फॉर्म भी देखने को मिल जाता है। अब ये रोस्टी फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं।
जैसे सपोज करो ये अलग अलग थैलस है, ये अलग अलग थैलस है, ये सारे के सारे क्या है अपने आप को इस तरीके से एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब ये सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज करते हैं तो ये जो फॉर्म बन के आता है इसी को हम रोस्टी फॉर्म बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें थैलस लोब की, तो थैलस लोब बेसिकली क्या होता है, ये जो ब्रांचेज है थैलस की जो ब्रांचेज है, जैसे ये मेन थैलस है और इसकी जो ब्रांचेज है, इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, थैलस लोब बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली थैलस लोब क्या होता है, ये थैलस की ब्रांचेस होती है, ठीक है, चीज आपको याद रखना है। और ये जो थैलस लोब है या जो थैलस की ब्रांचेस है, इनका जो शेप है वो लीनियर हो सकता है, बिल्कुल सीधा सीधा हो सकता है, या वेज शेप का हो सकता है। वेज शेप का मतलब होता है कुछ इस तरीके का, यानी जैसे पत्ते आपने देखे पीपल के पत्ते, तो इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, तो इसको हम वेज शेप बोलते हैं। या फिर आपका क्या हो सकता है, ये ऑपकॉर्ड शेप का हो सकता है, ठीक है। ऑपकॉर्ड शेप का मतलब क्या है कि दिल के जैसा, इस तरीके से पत्ता अगर इस तरीके का है, इस तरीके का, तो इसको हम बोलते हैं ऑपकॉर्ड शेप। तो यहाँ पर इसका जो थैलस है या तो लीनियर हो सकता है, उसके अलावा या फिर इस तरीके से ट्रायंगुलर हो सकता है, वेज शेप हो सकता है, या फिर आपका ये ऑपकॉर्डेट हो सकता है, मींस कि इस तरीके से दिल के जैसा हो सकता है, यानी इसके थैलस का शेप, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे थैलस के बीच में आप देखो इस तरीके से आपको ये लाइनिंग देखने को मिल रही है, ये इस तरीके से डॉटेड लाइनिंग देखने को मिल रही है। इन डॉटेड लाइनिंग्स को हम क्या बोल रहे हैं, मिडरिब बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि एक थिक मिडिल पोर्शन में आपको देखने को मिल जाता है, और ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेकर मार्जिन तक जाता है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिडरिब बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिडरिब भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सबसे अपर पोजीशन में, यानी जैसे अब ये स्टेम है तो इसका ये जो सबसे अपर वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको डॉर्सल ग्रूव भी देखने को मिल जाता है। ग्रूव का मतलब होता है थोड़ा सा अंदर से धसा हुआ होगा, बीच में एक गड्ढा जैसा आप मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ठीक है। सो डॉर्सल ग्रूव की बात करें तो डॉर्सल ग्रूव क्या होता है, एक मीडियन फरो होता है। फरो का मतलब बोल सकते हो थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट, ठीक है, ऑन द अपर सरफेस, यानी ये जो आपका थैलस है, थैलस के इस तरीके से अपर सरफेस में एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा धसाव देखने को मिल सकता है, और इसी को हम डॉर्सल ग्रूव बोलते हैं। और ये जो डॉर्सल ग्रूव है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज इसकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो रिक्सिया गैंगेटिका है उसके अंदर ये क्या है, बिल्कुल प्रोमिनेंट होगा, बहुत अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा, और इसके पूरे थैलस के ऊपर पूरे लेंथ पे एक्सटेंडेड होगा। ऐसा नहीं कि पहले प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है, पूरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम रिक्सिया पैठान कॉटेसिस की बात करें तो यहाँ पर ये ब्रॉड होगा, और मीडियन, बिल्कुल मीडियन इस तरीके से सेंटर में यहाँ पर देखो ब्रॉड है, और बिल्कुल इस तरीके से मीडियन चैनल में प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्सिया डिस्कलर की, तो यहाँ पर आपको ये नैरो होगा, छोटा होगा, मीडियन सल्कस, यानी बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आगे वाले एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है मेल्स के कंडीशन में। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में पूरे बॉडी लेंथ पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो रिक्सिया डिस्कलर है, वहां पर जो ये सल्कस है, जो ग्रूव है, सिर्फ एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल में पूरे बॉडी पे पूरे लेंथ पे प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वही अगर हम रिक्सिया मिलेनोस्पोरा की बात करें तो ये जो ग्रूव है वो ग्रूव कैसा होता है, डीप होता है, थोड़ा सा अंदर ज्यादा धसा हुआ होता है, और उसके अंदर आपको नैरो डॉर्सल ग्रूव या सल्कस देखने को मिल जाता है अपेक्स पे, यानी अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, और ऊपर की तरफ इस तरीके से ये एपेक्स पे यहाँ पे सल्कस देखने को मिल जाएगा, यानी इसका जो अपर वाला पार्ट है वो भी थोड़ा धसा हुआ होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रिक्सिया फ्रॉस्टी है, इसके अंदर जो सरफेस है वो फ्लैट होगा, और स्लाइटली कैसा होता है, कॉन्वेक्स होगा। इनका जो सरफेस है वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, यानी उसके ऊपर आप देखेंगे किसी भी तरीके का जो ये इस तरीके का ये ग्रूव है, ये ग्रूव नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका जो अपर सरफेस है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और यहाँ पे डॉर्सल ग्रूव और टर्मिनल नॉच एब्सेंट होगा, यानी इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं ये सारे यहाँ पर एब्सेंट होंगे। किसके केस में, रिक्सिया फ्रॉस्टी के केस में। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो पार्ट है ये पूरा फैक्चुअल पार्ट है, यहाँ पर हमें इसको रटना ही पड़ने वाला है एग्जाम्पल के साथ, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हम समझ लेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल्स है तो हमें इसको तो बेसिकली रटना ही पड़ता है, तो इसको हमें रटना पड़ेगा, तो एक बार आप इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है। ये जो ग्रोइंग पॉइंट है ये आपके टर्मिनल नॉच, यानी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो आप देख रहे थे कि इस तरीके से जहां पर ये बन रहा था, जो डॉर्सल ग्रूव था वहां पर ही टर्मिनल नॉच प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ है, बिल्कुल थैलस के लोब पे प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स बेसिकली क्या होता है कि जो थैलस है, मान लेते हैं ये थैलस है, तो थैलस का ऊपर वाला जो सरफेस होता है इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, ठीक है, और ये नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस से यहाँ पर इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है,
और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो राइजोइड्स है इसका काम क्या है कि ये जो आपका रिक्सिया है इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने का काम करेगा, उसके अलावा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, वाटर या सॉल्यूट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थैलस के बारे में याद रखना है कि थैलस कैसा होता है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसके आपको दो तरीके देखने को मिल सकता है, एक होता है स्मूथ वॉल्ड और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेट। स्मूथ वॉल का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए सिंपल सा इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आपको एक स्मूथली प्रोटोप्लाज्म अच्छे से देखने को मिल जाता है, तो ये तो इस तरीके से स्मूथ वॉल हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम ट्यूबरकुलेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये भी कुछ इस तरीके से नैरो होता है और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म ऑलमोस्ट नहीं होता, यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलता है तो इसको हम ट्यूबरकुलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो राइजोइड होता है वो पतला होता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता मैच्योरिटी आने पर, ठीक है। और इसके अंदर जो पेग लाइक इंटरनल ग्रोथ होता है, इस तरीके से अंदर से थोड़ा सा कर्व अंदर से दबना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जनरली ये जो राइजोइड्स इसका काम क्या होता है, राइजोइड्स बेसिकली रूट हेयर के जैसा फंक्शन करता है। सो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करेगा, उसके अलावा वाटर और सोल्यूट के एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्केल्स के बारे में, ठीक है। अब ये जो स्केल्स होता है ये सबसे पहली चीज मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और इसके कलर की बात करें तो कलर इसका वायलेट होता है, और वायलेट होने का रीजन ये है कि यहाँ पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथोसाइनिन। यहाँ पे क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एंथोसाइनिन, और इस एंथोसाइनिन की वजह से ये कैसा होता है, वायलेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्केल्स हैं आप देख रहे हैं, ये स्केल्स सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल या आप बोल सकते हैं मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बीच में नहीं होते, सिर्फ मार्जिन्स पे होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, और सिर्फ ये एक सेल थिक होते हैं, ये चीज आपको याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट कहाँ होता है, तो एक सिंगल रो में बिल्कुल अपेक्स ऑफ यंग थैलस के पास प्रेजेंट होगा, और इनका काम क्या है कि ये ग्रोइंग पॉइंट को, जो ग्रूव्स है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जैसे जैसे थैलस ओल्डर होना स्टार्ट हो जाता है तो जो स्केल्स हैं उनके बीच में इस तरीके से बीच में स्प्लिटिंग आ जाती है, ठीक है। स्प्लिटिंग आने की वजह से ये आपको ऐसा लगेगा कि दो रोज के फॉर्म में ये डिवाइडेड है, जैसा अभी सिंगल रो में देखने को लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मेच्योरिटी आएगी तो इस तरीके से बीच से स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने की वजह से ऐसा लगेगा कि दो लेयर्स हैं इसकी, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो आपका रिक्सिया क्रिस्टलिना है, रिक्सिया क्रिस्टलिना के अंदर जो स्केल्स है वो रूडिमेंट्री होते हैं, यानी फंक्शनलेस होते हैं। यहाँ पर ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। लेकिन वही अगर हम रिक्सिया फ्रॉस्टी की बात करें तो यहाँ पर जो राइजोइड होता है वो एब्सेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो पानी में स्पीसीज पाए जाते हैं, पानी में पाए जाने वाले स्पीसीज के अंदर भी जो राइजोइड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या उनका कोई भी काम नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब तक हमने जो कवर किया वो तो था उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वो बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये अंदर से कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप इस समय देख रहे हो ये रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दो तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। यहां पर एक तो वर्टिकल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, यहां पर टिश्यूज या सेल्स का आप देखोगे वर्टिकल, ये कैसा है वर्टिकल, लेट मी इरेज दिस। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है, वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप नीचे वाला देखोगे ये इसका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट आप देखने को मिल रहा है, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, ठीक है। ये वाला जो अपर सरफेस है ये इसका हो जाएगा डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, और ये वाला इसका क्या हो जाएगा आपका वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसको समझते हैं। अगर हम रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो हमें यहाँ पर दो लेयर्स देखने को मिलता है या दो रीजन देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर वाला होता है डॉर्सल रीजन और नीचे वाला होता है वेंट्रल रीजन, ठीक है। डॉर्सल रीजन को हम एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रीजन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आपका लोअर वाला रीजन है उसको हम स्टोरेज रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रीजन का मतलब क्या है
कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और नीचे की तरफ ये जो इसका वेंट्रल सरफेस है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, इनको स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम रिक्सिया की बात करें तो कौन कौन सा चीजें हमें देखने को मिलता है, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें दो रीजन्स देखने को मिलता है। एक होता है डोर्सल रीजन, जिसको हम फोटोसिंथेटिक रीजन भी बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या है, फूड प्रोडक्शन में या फोटोसिंथेसिस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन जो लोअर रीजन होता है उसको हम स्टोरेज रीजन बोलते हैं, और ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन बाय वन करके दोनों रीजन्स को डिटेल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन की, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन ये ऊपर वाला पार्ट है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि इस फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर हमें बहुत सारे पैरेनकाइमेटस सेल, ये जितने भी आप पैरेनकाइमेटस सेल्स है, ये अपने आप को वर्टिकली अरेंज करके रखते हैं। यानी इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे पैरेनकाइमेटस सेल, इस तरीके से बहुत सारे पैरेनकाइमेटस सेल अपने आप को वर्टिकली अरेंज करते हैं। और आपको पता होगा कि जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं लिविंग नेचर के होते हैं, थिन होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड टाइप के होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है, और क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहां पर आप देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ये जितने भी यहाँ पर ये पैरेनकाइमेटस सेल है, ये अपने आप को वर्टिकल रोज की फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। इस तरीके से वर्टिकल रो या कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। और इनका फंक्शन कैसे होता है, बिल्कुल मीजोफिल्स आपने पढ़ा होगा हायर प्लांट्स के अंदर। तो मीजोफिल्स का काम क्या होता है, लाइट को ट्रैप करने का काम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सूडो मीजोफिल्स की तरह वर्क करते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि बीच बीच में इस तरीके से आपको एयर गैप्स देखने को मिल जाते हैं। इन एयर गैप्स को ही हम एयर कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर कैनाल है, ये क्या होंगे, बहुत नैरो होंगे, पतले होंगे, डीप होंगे, और वर्टिकल स्लिट्स होंगे। इस तरीके से ये वर्टिकल स्पेस होंगे, चीज आपको याद रखना है। और ये क्या है, ग्रीन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी इस तरीके से, इन तरीके से ग्रीन सेल्स के बीच बीच में इस तरीके से ये कॉलम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर चैम्बर्स। ये अगर आप इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन ले तो इसके अंदर हमें इस तरीके से कुछ एयर चैम्बर्स भी देखने को मिलता है जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम ये अगर हम बात करें तो जो एयर चैम्बर्स की बात करें तो ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिक्सिया क्रूसिएटा हो गया या रिक्सिया क्रिस्टलाइन हो गया, तो यहाँ पे जो स्लिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और उसके अंदर बड़े बड़े चैम्बर्स इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। इन चैम्बर्स को ही हम एयर चैम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो वर्टिकल रोज है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जिसके अंदर सूडो मीजोफिल्स बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, आप देखेंगे इसका कलर व्हाइट व्हाइट सा है, ठीक है। ये जो अपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मल सेल बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम अपर सूडो एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, सबसे टॉप सरफेस होता है, और इसको कवर करने के लिए सिर्फ एक सेल की थिक लेयर प्रेजेंट होती है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सूडो एपिडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये इंटरनल टिश्यूज को बेसिकली क्या करता है, अपने अंदर इनक्लोज करके रखता है, जिसकी वजह से इसको सूडो मिजोफिल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रिक्सिया फ्लूटेंस हो गया, उसके अंदर ये जो एपिडर्मिस है वो पूरा कंटिन्यूअस होता है इंटरनल चैम्बर के साथ, और ये क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो अपर वाली जो लेयर है वो वन सेल थिक होती है, जिसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके जस्ट बीच बीच में भी हमने पढ़ा कि एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होता है। तो लिवर रॉड के कंपैरिजन में जो रिक्सिया होता है, इसके अंदर बहुत सिंपल टाइप का वेंटिलेशन वाला स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम एयर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जो एयर पोर्स हैं, इसका काम क्या होगा कि इंटरसेलुलर स्पेसिस या जो एपिडर्मल स्पेसिस हैं, उन गैप्स को ही बोलते हैं हम, ठीक है, उनको एयर पोर्स बोलते हैं। और ये जनरली एक रूडिमेंट्री गैप्स होते हैं, ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते, ठीक है। और इसके चारों तरफ लगभग 4 से 8 सेल इस तरीके से इसको कवर करके रखता है। ये चीज आपको याद रखना है। एयर कैनाल और चैम्बर अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जो वर्टिकल इस तरीके से सारे के सारे पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बीच में ये जो वर्टिकल चैम्बर बन रहा है उसी को हम एयर कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये किस में हेल्प करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो रिक्सिया क्रिस्टलिना है, ठीक है, ये जो रिक्सिया क्रिस्टलिना है,
इनके अंदर ये जो कैनाल होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, और ये बाहर की तरफ खुले हुए रहते हैं, बाहर की तरफ एंटायर विड्थ के ऊपर खुले रहेंगे। जैसे सपोज करो कि जो अपर लेयर है तो ऊपर ही ओपनिंग ये शो करते हैं, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि ये मान लेते हैं कि रिक्सिया का थैलस है, तो यहाँ पर इस तरीके से ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस केस में, तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रीजन को हम एसिमिलेटरी रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल बियरिंग सेल्स होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम रिक्सोकार्पस नेटन्स की बात करें तो ये जो रीजन है इसके अंदर आप देखेंगे लार्ज इरेगुलर एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फर्दर सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक्स रीजन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो लाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड आता है रीजन आपका स्टोरेज रीजन, ठीक है। अब इस स्टोरेज रीजन में क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी वाटर है, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब, यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, और ये क्या है, ये आपका वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है। तो जो भी थैलस का या बोल सकते हैं गैमेटोफाइट का जो वेंट्रल सरफेस होता है, इसी वेंट्रल सरफेस को ही हम स्टोरेज रीजन बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये लोअर या वेंट्रल पोर्शन ऑफ थैलस में प्रेजेंट होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्लोजली पैक अनडिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स आपस में मिलके इसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में आपको किसी भी तरीके का स्पेस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता, और ये क्या है, अपने अंदर स्टार्च कंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं इनका काम क्या है, वाटर और फूड को स्टोर करने का ये काम करते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की सबसे क्या है, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, अगर हम सपोज करें इस वेंट्रल सरफेस का जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, ये वाला लोअर मोस्ट पार्ट, तो इस लोअर मोस्ट पार्ट से हम देखेंगे कि राइजोइड्स भी ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज रीजन का सबसे बॉटम लेयर है, सबसे नीचे वाला जो लेयर है, उसके अंदर से बहुत सारे स्मॉल इरेगुलरली अरेंज सेल्स निकलते हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो लोअर एपिडर्मिस है यही अपने अंदर से थिन स्केल्स और राइजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है राइजोइड्स का फॉर्मेशन या स्केल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे कि वेंट्रल सरफेस होता है, जो बॉटम सेल, जो बॉटम लेयर होता है, तो वो अपने अंदर से राइजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको जो रिक्सिया का गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।